हूं अभिषेक और मैं हूं अनु। हम जो है आपके सामने आज वीडियो लेकर आए हैं इमिग्रेशन के ऊपर। सारे वीडियो वैसे तो जनरली इमिग्रेशन के ऊपर ही होते हैं, पर इस वीडियो की खासियत यह है कि हम आपको इसमें बताएंगे कि हम कनाडा में कैसे आए, हमारी जर्नी कैसी थी। स्पेशली हम फोकस करेंगे अन्नू की जर्नी के ऊपर आज इस वीडियो में। मैं कभी अपने ऊपर फिर कभी बात करूंगा, बट इस वीडियो में हम अन्नू के ऊपर फोकस करेंगे कि अन्नू ने जो है एक कैशियर की जॉब से लेके अपने आप को आईटी के अंदर कैसे एंटर किया और क्या इसकी जो है जर्नी रही और कैसे आज जो है इसकी कह सकते हो कि एक सक्सेसफुल जॉब है एक नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, क्योंकि कैशियर नहीं है या वो नहीं है। तो अन्नू से पूछते हैं कि अन्नू की जर्नी जो है इस कंट्री में कैसे रही और इन्होंने कैसे जो है शुरुआत करी। बट उससे पहले मुझे लगता है कि अन्नू से हम ये पूछना चाहेंगे कि ये इंडिया में दिल्ली में क्या करती थी। ठीक है, तो अन्नू कुछ बताइए अपने बारे में। मतलब मैं अपना पूरा बैकग्राउंड थोड़ा बताती हूँ, जिससे हाँ। कि एक आप रिलेट कर पाए कि कैसे क्या मैंने अपने करियर में किया और यहाँ पे आके मुझे कैसे हेल्प हुई। तो हाय एवरीवन, सो आपको पता है मैं अनु। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे बैक होम से मैं क्या करती थी, मैंने 10+2 में क्या सब्जेक्ट पढ़ा और 10 ग्रेजुएशन और आगे का पूरा बताते हैं। तो 10+2 में मेरे पास कॉमर्स थी। उसके बाद फिर मैंने कॉमर्स विद मैथ्स, तो मैंने सोचा कि मुझे अपना करियर जो है कॉमर्स में ही बनाना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप जैसे हर बच्चा करता है कि अपने आप को बैचलर्स में एनरोल कराता है और देखता है कि कोई और उसी कोर्स करना है। जैसे कि कॉमर्स के लिए ऑप्शंस होते हैं CS, CA और एक और भी होते हैं। तो मैंने जो अपने आप को हमेशा से चाहा था कि शायद मैं CA कर सकती हूँ। मैं लोगों से पूछती भी थी अपने, जैसे किसी सीनियर से या देखा किसी का कोई रिलेटिव ने किया CA, तो मुझे एक मोटिवेशन थी कि मुझे CA कर लेना चाहिए। एंड देन मैंने अब उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू किया, क्योंकि उसमें एक एंट्रेंस होता है। और साथ साथ मैंने अपने आप को BCom में कॉरेस्पॉन्डेंस में एनरोल करा लिया था। तो इनिशियल जो BCom का फर्स्ट ईयर था, मैंने अपना प्रिपेयर किया उसके एंट्रेंस के लिए एंड दिया एंट्रेंस। तो मुझे वहाँ सक्सेस नहीं मिली। दैन उसके बाद मुझे लगा कि अभी मेरा BCom तो चल ही रहा है, तो कॉमर्स में मेरा फिट नहीं बैठा। जो भी मैं चाहती थी करना वो नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि क्योंकि उस नेक्स्ट जो फील्ड मुझे लगा था कि मेरा इंटरेस्ट बन पाएगा वो कंप्यूटर्स लगा मुझे। तो देन मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया, रिसर्च की, देखा इंटरनेट पर और आसपास जैसे फ्रेंड्स हैं कुछ देखा कि वो क्या कर रहे हैं और अपना भी इंटरेस्ट ढूंढना चाहा उसमें। तो देन मुझे एक कोर्स के बारे में पता चला, डोइक का और एक O and A लेवल, उसके B और C लेवल भी होते हैं। तो मिनिमम जो मुझे लगा कि मुझे O and A लेवल कर लेना चाहिए। वाई मैंने अपने आप को BCA के लिए नहीं एनरोल किया, क्योंकि उसमें एक 3 इयर्स का कमिटमेंट है। क्योंकि मेरा BCom चल रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे साथ में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं अपना इंटरेस्ट जान पाऊँ कि क्या वो मुझे इंटरेस्ट आ रहा है उसमें, मुझे अपना करियर इसमें बनाना है नहीं। तो मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा कि मुझे डोइक के O लेवल में एनरोल करा लेना चाहिए और उसमें ये रहेगा कि 1 साल का सर्टिफिकेट है। मैं अपना टाइम स्पेंड करूंगी, देखूंगी मुझे कैसा लग रहा है और मुझे सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो आपने BCom के फर्स्ट ईयर में एनरोल करा लिया था? हाँ, अपने आप को? हाँ, मैंने साथ में ही मतलब कॉरेस्पॉन्डेंट से जो है आपकी BCom चल रही थी और फिर आपने डोइक का O लेवल के अंदर अपने आपको एनरोल करा लिया। मैंने एनरोल करा लिया। तो बेसिकली सेकंड ईयर में मैं थी BCom की, क्योंकि फर्स्ट ईयर के टाइम पे मैं अपना CA के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो देन O लेवल मैंने किया, मुझे इंटरेस्ट आया। मुझे वहाँ पे जहाँ से मैंने उसकी प्रिपरेशन की थी कोर्स की, टीचर्स अच्छे मिले मुझे, लैंग्वेज पे अच्छी कमांड हो गई थी, इंटरेस्ट आ रहा था। लैंग्वेज मतलब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रही हैं? C++ सीखा हुआ? हाँ, जावा, C++। फर्स्ट ईयर में C+ होता है। देन उसके बाद मैंने डोइक A लेवल किया जिसमें जावा होता है। तो मेरा इंटरेस्ट बेसिकली कंप्यूटर साइंस में बढ़ गया। और जो कि मेरे पास 10+2 में कंप्यूटर साइंस नहीं था। कंप्यूटर की कोई ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ बैकग्राउंड नॉलेज थी, ऐसा नहीं था। क्योंकि जनरली लोग जो होते हैं वो उनको जो सबसे ज्यादा एक्सपोजर मिलता है वो 11th-12th में मिलता है, जब वो C++ लेते हैं। आजकल की एजुकेशन में तो मुझे लगता है बहुत अर्ली स्टेजेस में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वरना हमारे टाइम में तो MS-DOS तक ही रहते थे, 6-7 तक। 11th-12th में सीधा C++ दे दिया जाता था। हाँ,
और कंप्यूटर दो टाइप का होता है ना, लाइक कंप्यूटर एक बेसिक जो आप ऑफिस पढ़ते हो, बट जो वो एक आईटी हो जाता IT है, हो जाता है, और एक प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग हो जाता है। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आया था। देन मैंने सोचा कि मुझे A लेवल भी करना चाहिए, मैंने किया एंड मुझे अच्छा इंटरेस्ट बन गया, मेरी बीकॉम भी हो गई और मेरा ONA लेवल भी कंप्लीट हो गया उसके तो दौरान। आपको 3 साल लगे? 3 साल लगे। बीकॉम कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा था और लेवल में कर दिया। तो देन मुझे लगा कि मुझे नेक्स्ट जो स्टेप या तो जॉब है या फिर मुझे कोई और कोर्स करना है, तो मैं उसके लिए एक्सप्लोर करने लगी। तो देन मैं जगह जगह अप्लाई किया एंड देन मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज अ एडमिन नॉर्थ कैंपस में, मुझे जो नॉर्थ कैंपस है वहाँ मुझे जॉब मिली, जो कि एडमिन प्रोफाइल थी, विच वाज जस्ट ओके। तो मैंने किया वहाँ पे 3 साल, मैंने ज्वाइन कर लिया था और साथ साथ मैं देख रही थी कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है। देन फिर मैंने और एक्सप्लोर किया कि मुझे अपनी एजुकेशन कैसे बढ़ानी है। फिर मैंने मास्टर्स के लिए देखा, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डोएक का O लेवल, A लेवल, B एंड C, इसके 4 लेवल्स होते हैं। तो मैंने B और C में एनरोल नहीं कराया क्योंकि मैंने थोड़ा इंटरनेट पे पढ़ा और जॉब पोस्टिंग भी जो देखती थी उसमें B और C लेवल और डोएक की इतनी डिमांड नहीं मुझे दिखी कि जॉब पोस्टिंग्स में, प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में लोग मांगते हैं, डोएक मेरे ख्याल से इतना वेल नोन भी नहीं है शायद, हाँ, जितना हमारी अंडरस्टैंडिंग, जितना हमारी, हाँ, मेरी भी यही अंडरस्टैंडिंग है। न्यूज़पेपर में आता था कि गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली डोएक करा रही है, ऐसा करा रही है, और पर मुझे लगता नहीं है कि उसको कभी इंडस्ट्री वाइड जो है एक्सेप्टेंस मिली। जैसे शायद आज की डेट में BCA MCA को मिल जाती है, फिर भी कहीं ना कहीं अगर आपने अच्छे कॉलेज से किया हो, बट डोएक को शायद इतनी नहीं मिलती। हाँ, यही एक रीज़न था कि मैंने सोचा कि मुझे मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करना चाहिए रादर गोइंग फॉर B एंड C लेवल। देन मैंने अपने आप को, क्योंकि मेरा जॉब मैंने आपको बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे एज इन एडमिन मिल गया था, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया था। और साथ मुझे रेगुलर नहीं करना था, कुछ रीजंस थे, तो मैंने फिर मास्टर्स में भी एनरोल करा लिया क्योंकि मेरा कमांड अच्छा हो गया था। वो भी कॉरेस्पॉन्डेंसी था, इग्नू से मैंने किया है मास्टर्स। तो वो 3 साल की MCA होती है इग्नू से, वो मैंने की जॉब के साथ। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉब कर रही थी, मैंने 3 साल काम किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मेरा साथ मतलब वैसे हिम्मत है आप में कि आपने जो है जॉब के साथ साथ जो है मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी कर ली, क्योंकि जॉब करना दिल्ली में इतना आसान नहीं है कि आपको घर से बस लेनी होती है, अब आपके पास बस लो, फिर वो पूरा दिन तो उसी में निकल जाता है, मंडे टू फ्राइडे, और फिर आपके पास सैटरडे संडे बचता है। सैटरडे संडे मेरी क्लासेस होती थी, सैटरडे संडे भी क्लासेस होती थी, उसमें फिर क्लासेस करनी है, पढ़ना है, घर के काम है। चलो ठीक है। हाँ, तो इग्नू में हमारा जो लकीली मुझे जो सेंटर मिला था स्टडीज़ के लिए, इग्नू सेंटर अलॉट करता है आपको, तो मुझे जो सेंटर मिला था वो लकीली बहुत अच्छा मिला था। तो मुझे टीचर्स भी वहाँ बहुत अच्छे मिले। बीइंग अ कॉरेस्पॉन्डेंस अगर आप कर रहे हो तो ये एक लक होता है कि आपको टीचर्स अच्छे मिले, क्योंकि हमारा ये मानना होता है कि आप कॉरेस्पॉन्डेंस से किया तो शायद आपको इतनी सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी, आपने सब जस्ट पास किया है, वो आपने सिर्फ डिग्री ले ली है। बट मैंने खुद भी मेहनत की, और मेरे टीचर्स, मैं ये कहूँगी टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मुझे वो टीचर्स अच्छे मिले जिस वजह से मैं कर पाई और मुझे सक्सेस मिली। तो MC मेरा हो गया, मेरे मार्क्स भी अच्छे आए, सब अच्छा रहा। और आप सेंटर के भी टॉपर थे? हाँ, मैंने सेंटर में भी टॉप, मतलब चलो ठीक है, एक दिल ऐसा ही होता है ना कि चलो बैच टॉपर, जहाँ पे भी किया एक छोटे से एक एरिया में अपने एक बबल में अच्छे था, वहाँ पे अपना बेस्ट दे सकते हो तो वो दे दो, और आगे अपना लक होता है, ठीक है। तो देन हो गया, मास्टर्स हो गई, फिर BC मैंने वही दिल्ली यूनिवर्सिटी का जॉब हो गया, चल रहा था। तो मैंने सोचा मुझे अपनी कंप्यूटर्स में जॉब देख लेनी चाहिए, क्योंकि अब जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें मास्टर्स मांगी जाती है, तो अब आप वो फुलफिल कर रहे हो। मतलब आपका हाईएस्ट एजुकेशन हो गई, अब मास्टर्स के बाद तो अब शायद PhD बचता है, तो PhD जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड हो जाता है, 5 ईयर का कमिटमेंट, तो पर वो रिसर्च ओरिएंटेड भी हो जाता है। इंडस्ट्री में PhD वालों की कोई वैसे जरूरत नहीं, मतलब होती है जरूरत, रिसर्च कंपनीज भी होती हैं, बट कंप्यूटर साइंस में बात करें तो क्या कहते हैं, PhD कर गया तो आप लेक्चरर बनते हो। इंडस्ट्री में बहुत ही कम लोग जाते हैं इंडिया में PhD करने के बाद। तो खैर, हाँ, फिर आपने, हाँ, तो देन मैंने जॉब लुक करना स्टार्ट किया, जो कि नाउ स्पेसिफिक टू कंप्यूटर ही थी, क्योंकि पहले जब मैं बैचलर्स के बाद सर्च कर रही थी वो मैं एडमिन, लाइक और भी डोमेन्स देख रही थी,
क्योंकि मेरे पास इतना एक सॉलिड कोई डिग्री नहीं था उस टाइम पे। तो फिर मैंने कंप्यूटर्स के बेसिस पे देखना शुरू किया, स्कूल्स में भी मैंने अप्लाई कर दिया था और कॉर्पोरेट में भी देखा। तो जो मैंने फिर मुझे स्कूल्स में मैंने एक दो इंटरव्यूज दिए एंड देन मुझे कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए ऑफर आ गया था, देन मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। और कॉर्पोरेट में मैंने देखा कि इतना मुझे उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा था, मे बी बिकॉज ऑफ मेरी जो एजुकेशन है वो कॉरेस्पॉन्डेंस से थी। हाँ, कॉरेस्पॉन्डेंस से डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि मैंने भी देखा है इवन कि रेगुलर जॉब भी जो करते हैं उसमें भी वो रेगुलर क्या कहते हैं रेगुलर कॉलेज से भी जो करते हैं उसमें भी कंपटीशन बहुत रहता है। मतलब हजार बच्चे जो है एक ही कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंड देन आप फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से आते हो तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस से वो रेगुलर बच्चों के साथ कम्पीट करना और उस भीड़ के अंदर उस जॉब के लिए अप्लाई करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। और इतनी जो है, जैसा इन्होंने पहले ही बोला, इतनी मान्यता भी नहीं है कॉरेस्पॉन्डेंस की इंडिया में, कि मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है। चाहे आपके पास स्किल्स वही है, चाहे आपने पढ़ा वही सब्जेक्ट है, आप दो जनों को सेम जगह पे खड़ा कर दो तो जॉब वाला जो है वो कहेगा मैं रेगुलर वाले को लूंगा, एप्लीकेशन ही नहीं पिक होगी आपकी। जहां उन्होंने देख लिया कॉरेस्पॉन्डेंस, चल भाई इसको साइड रख दे, क्योंकि वो आपको देखते नहीं कि आप कितनी नॉलेज रखते हो। हाँ, वो बायस्ड है। एक्चुअली बायस्ड भी ठीक है, क्योंकि अब 10 इतनी पॉपुलेशन है, इतना सब कुछ है, कंपटीशन इतना है, तो अब आपको कोई फिल्टर तो करना ही है ना, चाहे आप वो एजुकेशन के बेसिस पे करो चाहे स्किल्स के बेसिस पे करो। तो फिर मुझे यही लगा कि उस टाइम के लिए जो मुझे बेस्ट लगा कि मुझे टीचिंग में चले जाना चाहिए, क्योंकि मैंने दोनों जगह ट्राई किया तो मुझे रिस्पांस जहाँ मिला देन आई टुक अ जॉब, और मैंने किया 2 साल मैंने टीचिंग में जॉब किया एज अ कंप्यूटर साइंस टीचर, जो कि बहुत अच्छा था, मज़ा आया। देन हम लोग की शादी हो गई एंड देन हम लोग यहाँ मूव कर गए कनाडा में। तो यहाँ पर आकर भी मैंने जॉब सब मैं इंडिया में भी देखती थी कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर जॉब के लिए, क्योंकि अभिषेक का हम लोग बनाएंगे अनदर व्लॉग, तो ये अपना बताएगा जर्नी, मैं अपना बता रही हूँ। तो मैंने इंडिया में स्टार्ट कर दिया था सर्च करना कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे जॉब के लिए, क्योंकि मुझे था कि मुझे टीचिंग में चले जाना चाहिए वहाँ पर भी अगर मैं जा सकती हूँ तो, क्योंकि आपके पास वहाँ पे मास्टर्स थी तो आपको लगा कि क्या पता मास्टर्स जो है और वहाँ पे मास्टर्स के साथ आप टीचर बन सकते हो स्कूल में। बट यहाँ पे शायद कुछ और रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मैंने जो मेरी रिसर्च से मुझे पता लगा था कि आपको टीचिंग में अगर जाना है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, तो आपको बीएड होना ही चाहिए। तो इंडिया में ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप कंप्यूटर साइंस में टीचर हैं तो, जैसे कि मुझे मास्टर्स करने के बाद ही मिल गई थी। तो फिर मुझे लगा कि वो अच्छा नहीं होगा आइडिया टू गो कि आप 2 साल की यहाँ पे बीएड करो एंड देन लुक फॉर जॉब। और उसके बाद भी हमने पढ़ा था कि आप बीएड भी कर लो तब भी आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे डालते हैं, असिस्टेंट टीचर वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं 5-5, 6-6, 10-10 साल, और फिर उसके बाद कहीं जाके जो है परमानेंट करते हैं। और सैलरीज भी अगर हम बात करें तो टीचर्स की ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल्स हैं या वो है, जो वेल रिस्पेक्टेड प्रोफेशन और जिनको अच्छा लगता है वो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं उस प्रोफेशन में, बट खैर वो बना नहीं उस समय, शायद बना भी नहीं, और मे बी हमारी रिसर्च कम रही होगी, हमें इतना पता भी नहीं था। मेरा जो फर्स्ट जो मैंने जो सर्च किया था, मुझे लगा कि मुझे बीएड करना होगा, और मुझे लगा कि आई डोंट वांट टू स्पेंड 2 years इन एजुकेशन, आई रियली वांटेड टू गेट इनटू द जॉब फुल टाइम, सो दैट कि आई लर्न कैनेडियन एक्सपीरियंस। और क्योंकि अब रहना यहीं पे है तो आपको ऑप्शंस देखने हैं ना, खुद ही करना। और फिर ऐसा भी है कि हम नए इमिग्रेंट्स थे, तो अब ऐसा नहीं है कि आप आए हो, आप वो मिनिमम इनकम लेकर आए हो जो गवर्नमेंट चाहती थी आपको लेकर, अब वो इनकम आप या तो आप अपने वो एयरबीएनबी या उस खर्चों पे लगा दो या फिर आप एजुकेशन पे लगा दो। तो इजी नहीं था कि मतलब वो ऑप्शन भी नहीं था वैसे, मतलब अगर करना भी चाहो कि हाँ हम 2 साल बीएड को दे दो, तो वो ऑप्शन भी नहीं था कि अब आप जो है अलग $20,000-30,000 उस एजुकेशन में लगा पाओ, क्योंकि जब आप कर रहे हो तो देन आप एजुकेशन कर रहे हो यहाँ पे, तो देन आपको पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। हाँ, मतलब वो पैसे ही नहीं आ रहे, फिर पैसे है भी नहीं, तो फिर कहाँ करेगा क्या। और इनिशियल 2 years तुम्हारी भी जॉब नहीं थी, मेरी भी जॉब नहीं थी, हाँ, तो थोड़ा स्टेबल नहीं था हमारा इतना। तो हमने सोचा कि बेस्ट ये रहेगा कि एक्सप्लोर कि आप कहाँ पे जॉब ले सकते हो। अभिषेक भी देख रहा था एंड देन मैं भी। फिर मैंने फर्स्ट स्टेप जो किया, हम लोग यहाँ आए थे, सबसे पहले मैंने सोचा कि मुझे कैनेडियन एक्सपीरियंस लेना है, क्योंकि मेरे पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं था। अभिषेक के पास फिर था तो मेरे पास नहीं था, तो मुझे था कि मुझे किसी भी फील्ड में जाकर एक्सपीरियंस गेन करना है। तो
हम जहाँ अब कैनेडियन एक्सपीरियंस की मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे कुछ ना एक ये जो एम्प्लॉयर्स हैं वो यहाँ पे उन्होंने एक फिल्टर लगा रखा है। तो अगर 4 जने आते हैं, 4 में से 3 जनों के पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है और एक के पास नहीं है, तो वो एक ही एप्लीकेशन नहीं पिक करते, चाहे वो कितना ही क्वालिफाइड है, ओवर क्वालिफाइड है, वो पिक ही नहीं करेंगे उसके एप्लीकेशन। कुछ सेक्टर्स में मुझे लगता है वो अभी भी पिक कर लेते हैं, बट कुछ सेक्टर्स में यहाँ पे यहाँ के लोग भी हैं और डिमांड मतलब एम्प्लॉयज हैं यहाँ पे जो उस डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं, तो वहां पे वो विदाउट कैनेडियन एक्सपीरियंस जो है थोड़ा कंपटीशन काफी टफ हो जाता है आपको क्रैक करना इंडस्ट्री में। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि मुझे लगता है वो अनु बताएगी भी अभी कि आप जो है यहाँ पर आके कोशिश करें कैनेडियन एक्सपीरियंस लेने की। अब वो कैनेडियन एक्सपीरियंस आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आ सकता है। हाँ। तो आपको कहाँ से मिला वो कैनेडियन एक्सपीरियंस? हाँ, मेरा मैंने सोचा कि इजीएस्ट जो रहा, और हम जब हमने यहाँ लैंड किया था तो हमने जहाँ पे एयरबीएनबी लिया था, हम वहाँ पे रहे, तो उसके नियर ही एक ग्रॉसरी स्टोर था जो कि कैनेडियन ग्रॉसरी स्टोर था। इंडियन ग्रॉसरी स्टोर पे अगर आप करते हो तो आई थिंक वो शायद कैनेडियन एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी नॉलेज है, आई डोंट नो होता भी हो। उस समय मुझे ये भी लगता है कि हमने एक दो इंडियन स्टोर्स गए भी थे, बट वहां पे क्या होता है ना, फिर आप हिंदी में ही बोल रहे हो। हाँ। जो कल्चर है वहां पे ट्रांजैक्शन का, लेने देने का और उनको लोगों को ग्रीट करने का, वो सब वही है जो आप इंडिया में छोड़ कर आते हो। हाँ। तो अगर आप वहां पे ले भी लो तो वो आप फिर भी जो यहाँ का बोल चाल है वो नहीं सीख पाओगे। अब यहाँ पे हाय हेलो वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं यहाँ के लोग, तो वो आपको वहीं उन्हीं के कल्चर में रह के वहीं से सीखना पड़ेगा। आप दोबारा से अपनी जगह पे जाओगे, अपने सब कुछ उन्हीं तौर तरीकों में जाओगे, तो आपकी जो लर्निंग कर्व है वो बहुत बढ़ जाता है। और आप कंफर्ट वहां हो, आप हाँ, वहाँ कंफर्ट हो। तो अच्छा आपको वहीं पे मिलता है जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर कंफर्ट सही भी बात सही है। हाँ। तो ये भी हमारी सोच थी कि हमें अगर एज अ कैशियर भी ज्वाइन करना है तो किसी कैनेडियन स्टोर में या जहाँ पे आप कुछ लर्न करो, एक्सपीरियंस तो चाहे इंग्लिश ही बोलना सीख लो, चाहे हाय हेलो ही बोलना सीख लो, मुझे लगता है वो भी बहुत बड़ी बात है। एक जने को ग्रीट करना ही सीख लो तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो देन मैंने वो ज्वाइन किया। वो सेटिस्फैक्टरी जॉब नहीं था, जो कि हमें सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करना था, तो किया। लाइक कल्चर में अपने आप को ढालने वाली बात थी, वो भी एक एंजॉयमेंट था, अच्छा टाइम था, वो किया। बट साथ साथ मेरा जो सर्च था वो ये था कि मुझे अब फुल टाइम जॉब लेना है। फुल टाइम वो भी था, उसमें मुझे जो आवर्स मिलते थे वो सैटरडे संडे ही मोस्टली मिलते थे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि जब आप नए नए ज्वाइन करते हो तो ये लोग आपको सैटरडे संडे देते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे बिजी, अभी तो टाइम कुछ और है, कोविड के टाइम पे तो अभी ग्रॉसरी करने लोग वीकडे पे भी जाते हैं, बट पहले का जो टाइम होता था जब लोग ऑफिस जाते थे तो मोस्टली जो स्टोर्स भरे रहते थे वो सैटरडे संडे ही होते थे। और स्टूडेंट्स को भी ज्यादा प्रेफर करते हैं कि जो फुल टाइम स्टडीज में जो है एनरोल्ड है उसको हम ज्यादा से ज्यादा मतलब उनको मैक्सिमम आवर्स दे दें, उनको 20 आवर्स दें, क्योंकि उनको देना होता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं या स्टूडेंट्स को भी फुलफिल करनी होती है। तो मुझे ये था कि मुझे सैटरडे संडे ही मिलते थे मोस्टली, जो कि मेरे लिए प्लस भी था, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे फ्री हो गए, आप जॉब सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो, फ्री हो, आप कुछ कोर्स करना चाहते हो, तो जो कि अब मैंने क्या किया कि मैंने वही सर्च किया, अभिषेक भी मेरे लिए देखता रहता था, हम लोग बेसिकली पूरा टाइम लगे रहते थे, ये अपनी जॉब सर्च, इंटरव्यूज, और ये मेरे लिए भी कोर्सेज देखता रहता था। तो हमारा ये था कि हम कोर्स अगर कोई लेंगे उस टाइम पे तो कोई फ्री कोर्स ही करें। तो यहाँ पे इमिग्रेंट्स के लिए फ्री कोर्सेज होते हैं, मे बी हम लोग लिंक डाल देंगे नीचे अगर आप लोगों को। हाँ, यहाँ पे काफी कोर्सेज हैं, मतलब आपको लैंग्वेज सीखनी है, आपको अपने रिज्यूमे स्किल्स करने हैं, सब बिल्डिंग करनी है, तो आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स और बहुत सारे सेंटर्स के लिंक शेयर करती है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा भी। आपका जो पीआर भेजती है वो आपको COPR भेजती है, उसके साथ भी वो रिसोर्सेज का लिंक शेयर करती है कि यहाँ जा सकते हो, आप यहाँ YMCA जा सकते हो, एक्सेस एम्प्लॉयमेंट जा सकते हो। अब प्रोविंस में डिफरेंट छोटी ऐसी बिजनेस यूनिट्स बनी हुई हैं जो न्यू इमिग्रेंट्स को हेल्प करती हैं टू गेट अ जॉब, टू गेट अ कैनेडियन एक्सपीरियंस। तो उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हमने करते करते एक ऐसी जो है संस्था या ऑर्गेनाइजेशन फाइंड करी थी। एक सेंटर हमें जहाँ वही जो हमने बताया जहाँ हम रहते थे उससे बस राइड था, मे बी 15 to 20 मिनट्स का, तो वो एक सेंटर हमें दिखा था। एक्चुअली ऑनलाइन सर्च किया था, देन मैं वहाँ पे जाके विजिट किया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वो लोग आपका IELTS का स्कोर मांगते हैं, PR होना चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है ये,
और वो कोर्स मैंने ज्वाइन कर लिया, वो की फ्री था कोर्स। पर वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, अगर पीआर मांगते हैं तो स्टूडेंट के लिए नहीं है हाँ, वो आई सब, है ना? थिंक वो पीआर उसमें पीआर के लिए है, था। परमानेंट रेजिडेंस। हाँ, परमानेंट रेजिडेंस। शायद थोड़ी मेमोरी ब्लर भी है, याद भी नहीं है, बट मुझे जो याद है इतना थोड़ा बहुत, तो यही था। आईलेट्स का आई एम वेरी श्योर कि वो मांगते हैं, उनका ऐसा नहीं कि आपका कोई बहुत अच्छा बैंड होना चाहिए, बट इट्स जस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट कि हाँ इंग्लिश बोल रहे हो, बोलना मतलब जो चाहते वो टीच कर रहे हो आप समझ पाओगे या नहीं समझ हाँ, पाओगे, हाँ, बस वो है। तो उस कोर्स में उन्होंने हमें रेज्यूमे बिल्डिंग और हाउ टू गेट अ जॉब और हमारे को ग्रूम किया था बेसिकली, और एडमिन फोकस था। तो मेरा अब जैसे मैंने एडमिन फोकस कोर्स क्यों सर्च किया, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया में एडमिन प्लस टीचिंग का था, तो टीचिंग वाला ऑप्शन मेरा क्लोज हो गया था। तो मुझे लगा कि नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू यूज माय एडमिन एक्सपीरियंस। वो यूज़ किया और उसके बेसिस पे मैंने उसको सोचते हुए मैंने सोचा कि ये मुझे हेल्प करेगा फुल टाइम जॉब लेने के लिए। तो मैंने वो कोर्स किया जो बताया इमिग्रेंट्स के लिए होता है फ्री। वो करने के बाद वो उसको चूज़ करने का एक और रीज़न था कि उस कोर्स में आपको 7 वीक्स का इंटर्नशिप दे रहे थे ये लोग आफ्टर कंप्लीशन। तो मेन वो रीज़न था मेरा कि इस कोर्स को मुझे इसलिए करना है कि मुझे इंटर्नशिप मिल जाएगा किसी कैनेडियन कंपनी, क्योंकि जॉब से तो कहीं आ नहीं रहे थे, रिप्लाईज वगैरह लिंक्डइन पे अप्लाई कर दिया, इंडीड पे कर दिया, एडमिन में भी कर रहे थे, सब कर रहे थे, बट कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो अब आपको जब आप इस कंट्री में आते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो करना है ना। अब सैटरडे संडे इधर कर रहे हो, फिर आपको चलो ये कोर्स मिल गया, तब आपको है चल भाई मुझे अनपेड इंटर्नशिप भी मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाए जहाँ पे मैं कैनेडियन एक्सपीरियंस ले पाऊँ। हाँ, तो जो इंटर्नशिप थी वो अनपेड होती। तो देन मैंने जो जैसे बताया कि स्टार्टिंग में आते ही मैंने कैशियर ज्वाइन कर लिया था, देन 6 महीना ये सब चलता रहा, कोर्स किया मैंने इंटर्नशिप। तो मेरा गुड लक ये रहा था कि मुझे इंटर्नशिप बहुत अच्छे कंपनी में मिल गई थी। यहाँ पे लॉबलॉज एक कंपनी है, तो मुझे वहाँ मिल गई थी। 7 वीक्स का था, एडमिन ही था, एडमिन का ही इंटर्नशिप था। वो अच्छा रहा, गुड एक्सपीरियंस। मैंने लर्न किया बहुत वहाँ पे। वहाँ वही कैनेडियन, अब मेरे पास कैनेडियन एक्सपीरियंस आ गए थे 2, एक तो कैशियर का और एक एडमिन जो इंटर्नशिप मैंने की। इंटर्नशिप है, हाँ, वो भी फ्री की इंटर्नशिप थी वो की। तो एक लर्निंग, मैं अपना एक्सपीरियंस ये कहूँगी कि आपको कभी भी कोई भी इंटर्नशिप या कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अनपेड है तो उसे ले लो, या पेड तो गुड है, पेड मिल जाती तो बहुत अच्छा है, अनपेड भी मिल रही है तो उसे ले लो। तो वो लूज मत करो, अपॉर्चुनिटी लो, क्योंकि आपको वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ही दे रही है, आप लर्न कर रहे हो उससे। मेरे केस पे था कि मुझे बहुत हेल्प हुई, मैंने वो किया एंड देन मेरे रेज्यूमे में आ गया। मेरा इंटर्नशिप खत्म हुआ था 27th ऑफ एनी मंथ, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक नवंबर। और मुझे नेक्स्ट डे ही, क्योंकि मैं इंटरव्यूज भी दे रही थी जॉब के, मुझे एडमिन जॉब के लिए फुल टाइम, मुझे नेक्स्ट डे ही मिल गया था जॉब। एक्चुअली मुझे पता क्या लगता है, अभी हमारा जो बेबी है ना वो जग गया, उसकी रोने की आवाज आई है। हाँ। तो हम इसको जो है एक सेकंड पार्ट बनाते हैं इस वीडियो का, ठीक है? अभी ब्रेक लेते हैं, उसको जाके देखते हैं। और जब तक आपके पास अगर कुछ कमेंट्स हो या कुछ सजेशन हो या आपको कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में बताना हमें, ठीक है? हम कोशिश करेंगे उसको सेकंड व्लॉग में कवर करने की। जब तक के लिए हम बेबी को देखते हैं, क्योंकि मेरा भी फोकस हिल गया है, क्योंकि अब इसका फोकस भी हिल गया है, ऊपर देख रही है, आवाज आ रही है, ठीक है? फिर हम मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में, पार्ट 2 में, और अन्नू की जर्नी को जो है कंटिन्यू करेंगे। हाँ, हमारा शेयर करना कंप्लीट करते हैं। हाँ, और सी यू देन। ओके, बाय।